हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? चलिए आज हम शुरू करेंगे लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग, जिसमें हमने एक सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। और आज है हमारे पास लंबी परिनालिका, जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो पहले तो हम ये जान लें कि परिनालिका या सोलेनॉइड क्या होती है। हम एक कुचालक पदार्थ का पाइप या नली लेंगे और उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी या इंसुलेटेड कॉपर वायर, तांबे के विद्युत रोधी तारों को पाइप पर दृढ़ता के साथ कस के लपेट देंगे। इस तरह से लपेटेंगे कि दो तारों के बीच में और तार और पाइप के बीच में कोई एयर गैप ना हो। ठीक है, तो जो हमें संरचना प्राप्त होगी उसे हम सोलेनॉइड या परिनालिका कहेंगे। जैसे मान लीजिए पाइप है, ये पाइप किसका होना चाहिए? कुछ अलग पदार्थ का, और आप विद्युत रोधी तांबे के तार लेंगे और इसके ऊपर कसकर इस तरह से लपेट देंगे, तो जो भी हमें संरचना प्राप्त होगी उसे हम सोलेनॉइड या परिनालिका कहेंगे। इसे आप जो पुराने टीवी सेट आते थे या रेडियो सेट आते हैं, उनमें परिनालिका का प्रयोग होता था, या टीवी सेट या ट्रांजिस्टर में परिनालिका का प्रयोग होता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो ये तो थी परिनालिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हमें देखेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे और कितना होता है। तो हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पहले हम देखते हैं परिनालिका के बारे में। तो ये यहां पर एक कुचालक पदार्थ का पाइप है और ये कॉपर वायर है विद्युत रोधी, जिनको हमने इस पर कसकर लपेट किया है। तो ये जो दो तार हैं, ये कॉपर वायर, इनके बीच में बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होना चाहिए और ना ही तार और पाइप के बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर एयर गैप आ गया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो जो हमने करंट फ्लो कराई है वो कराई है हमने वामावर्त दिशा में, और हम जानते हैं कि वामावर्त दिशा में अगर करंट फ्लो हो रही है तो किसी भी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केंद्र पर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो देखिए यहां पर एक कॉइल ऐसे हो गई, यहां पर ये एक कॉइल है और उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो फील्ड होगा इसका लंबवत बाहर की तरफ, ऐसे ये वाली कॉइल, इसका भी लंबवत बाहर की तरफ, इसका भी लंबवत बाहर की तरफ। तो जितनी भी कॉइल यहां पर बन रही हैं, ये कॉपर की या कुंडली बन रही हैं तांबे की तार की, इन सब का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लंबवत इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो ये दिखा रखी है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है, यानी कि समांतर है, समदुरुस्त है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए यहां पर एक लूप बनाएंगे, एम्पिरियन लूप। तो हमने यहां पर एक एम्पिरियन लूप बना दी, ए बी सी डी। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है कि यहां पर लूप कैसी होगी? क्या लूप सर्कुलर होगी या फिर लूप रेक्टेंगल होगी? तो यहां पर ध्यान रखें कि जब भी आप एम्पियर लूप का या एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करते हैं तो इनिशियली देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रकृति कैसी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहां पर क्या है? सीधी सरल रेखा में है। तो जो इनिशियल कंपोनेंट होगा कॉइल का, सॉरी, इनिशियल कंपोनेंट जो होगा इस लूप का, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन, अब हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन आ गई छोटी सी। इन्हीं स्ट्रेट लाइन से हमें अब लूप को बनाना है। तो एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन इधर, ऐसे एक इधर और एक इधर। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा? हमें एक लूप का आकार मिल जाएगा, या लूप की संरचना मिल जाएगी। लूप कैसी होगी? तो लूप कैसी होगी? यहां पर लूप हो जाएगी हमारी यहां पर रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, आइए अब यहां पर ये हमने छोटा सा अल्पांश ले लिया, जो हम पढ़ते आ रहे थे डीएल लेंथ का। तो ये है डीएल, अल्पांश की लंबाई। बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और पॉइंट ए से पॉइंट बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली एल, और एन यहां पर 1 मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या है। जो हमने तार लपेटे हैं तांबे के, वो 1 मीटर में कितने हैं वो एन मान लिए हमने। और यहां पर आई वामावर्त दिशा में बहने वाली धारा है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम कैसे
एम्पियर की लूप की सहायता से सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये एबीसीडी यानी कि ये पूरी क्लोज लूप जो है आपकी एबीसीडी, तो पूरी लूप का निकाल रहे हैं। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। वैसे मैं पढ़ाया था आपको एम्पियर का परिपथीय नियम था, क्या था कि किसी भी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसको प्रवाहित करने वाली धारा क्या म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो धारा है ये यहां से यहां तक, ये धारा ऐसे क्रॉस कर रही है अंदर की तरफ, ऐसे जा रही धारा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो कुल धारा है उसको हमने मान लिया है आई डैश। तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब हमारा सबसे पहला काम यह होगा कि हम ये आई डैश फाइंड करें, आई डैश कितना होगा। तो देखिए जो आई डैश है वो ए से बी के बीच बहने वाली धारा है, और हमने मान लिया है कि यहां पर प्रति मीटर फेरों की संख्या कितनी है n, और ए और बी के बीच की लंबी दूरी कितनी है l है। तो ए और बी के बीच कुल फेरे से कितने होंगे, तो n इंटू l। n क्या है, प्रति मीटर फेरों की संख्या। यहां से यहां तक कि जो कुल फेरे हैं और कुल लंबाई है वहां से निकाल लिया हमने n, और उस n की क्या करेंगे हम इस l में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि बिंदु a और बिंदु b के बीच कुल फेरे कितने हैं। तो कुल फेरे कितने हुए nl, और एक फेरे में हम देख रहे हैं एक फेरे में जो करंट जा रही है I, तो इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो कुल फेरे कितने हैं nl। तो कुल करंट कितनी होगी, हम I की मल्टीप्लाई कर देंगे nl में। क्लियर, तो ये मिल गया हमें I डैश इक्वल टू nli। यह लूप में धारा जो इस लूप के सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है, नॉर्मली पास हो रही है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लूप है हमारे पास बी वेक्टर, सॉरी हमारे पास जो ये लूप है एबीसीडी, इसे हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। आइए, तो ये ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और यहां पर कुछ नहीं किया हमने, यहां पर आई डैश की वैल्यू पुट कर दी, और इस बीडीएल को यानी एबीसीडी को हमने चार भागों में विभक्त कर लिया। पहला भाग क्या होगा, ए से बी तक का, दूसरा बी से सी तक का, फिर तीसरा सी से डी तक का, चौथा डी से ए तक का। ठीक है, तो आइए ए टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सिंपल है। बी टू सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सी टू डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और प्लस डी टू ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये वो जो कहते हैं म्यू नॉट एन एल आई। अब यहां पर ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बीडीएल कॉस थीटा। तो हम यहीं पर देख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, और लूप भी जो डीएल है ये भी क्या है, इधर की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल हुआ थीटा वो कितना हो गया, 0। तो इसलिए लिखा गया यहां पर बीडीएल कॉस ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू 0। फिर आते हैं हम कहां से, बी टू सी। तो जो लूप है हमारी इधर की तरफ चल दी, तो जो अल्पांश होगा अगर हम यहां पर लेंगे डीएल तो ऊपर की तरफ होगा, और मल्टीपल कहां है, इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। क्लियर, तो ये हो गया cos 90, थीटा बराबर 90। फिर डी टू सी में आएंगे, सॉरी सी टू डी, तो जब हम C2D पर आएंगे तो उस केस में जो हमारा डीएल की जो डीएल 500 डायरेक्शन इधर होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना हो गया 180। फिर आएंगे हम यहाँ पर D2A, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये लूप अल्पांश इधर, एंगल कितना हो गया 90। तो ये cos 90 0, cos 90 0, तो ये दोनों टर्म हैं ये आपके वैनिश हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, बचा ये वाला टर्म, इसको देखें। अब ये क्या है, सोलेनॉइड के बाहर का पोर्शन है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये यहां पर क्या हुआ, B0 हुआ, तो ये टर्म में क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म वैनिश हो गए। सेकंड और फोर्थ टर्म इसलिए वैनिश हुआ कि एंगल 90 था, और जो थर्ड टर्म इसलिए वैनिश हुआ क्योंकि यहां पर B की वैल्यू 0 है, यहां B की वैल्यू 0 है, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता है ना के बराबर। आइए, तो ये मिल गया हमें, ये वाला बचा केवल। तो देखिए A टू B के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी 0 डीएल अल्पांश की, और ए से बी के बीच में कुल लेंथ कितनी होगी L। तो यहां पर हम अपन लिमिट को चेंज कर देंगे, तो लोअर लिमिट क्या जाएगी हमारे पास 0, और अपर लिमिट क्या जाएगी L। ये हो जाएगा BDL इक्वल टू म्यू नॉट NLI। राइट हैंड साइड में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, या 0 टू L, ये B कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो 0 टू L DL इक्वल टू म्यू नॉट NLI।
इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल आएगा, और एल की जगह एक बार आप अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो एल माइनस जीरो मी नॉट एन एल आई। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा बी इंटू एल, तो बी इंटू एल इक्वल टू मी नॉट एन एल आई। यहां से ये एल से एल क्या होगा, कैंसिल आउट, तो इसे जाएगा बी इक्वल टू मी नॉट एन आई। ये आ गया हमारे पास टेस्ला। ये आया इस सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब ये मान लें हम कि इस कुंडली में यहां से यहां तक कुल फेरे कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन है, और यहां से यहां तक की यानी इस एंड से इस एंड तक की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। तो हम प्रति मीटर फेरो संख्या जिसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित कर रहे थे उसे हम एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे तो जाएगा बी इक्वल टू मी नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। अब यहां पर थोड़ा सा इसको देखें रिजल्ट को कि जो बी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो बी है यानी चुंबकीय क्षेत्र है सोलेनॉइड के अंदर, वो एक तो फेरों की संख्या प्रति मीटर, यानी 1 मीटर सोलेनॉइड के 1 मीटर में जितने अधिक फेरे होंगे, जितने अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और आई का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वीक है ना, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम एन को बढ़ा दें, यानी प्रति मीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दें, या फिर हम धारा को बढ़ा दें, या फिर हम दोनों को ही बढ़ा दें। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं सोलेनॉइड के अंदर, परिनालिका के अंदर। इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। और हमने देखा अभी कि जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो है अक्ष के समांतर और वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आई यहां तक। अब हम देखेंगे कि अगर हम सोलेनॉइड के अंदर दूरी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो वो कर्व कैसा आएगा। हम ये देख रहे थे कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा मिलेगा। तो हमने यहाँ पर दो एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने एक्स अक्ष पर दूरी को ले लिया या लंबाई को ले लिया, सोलेनॉइड की लंबाई को, और हमने वाई एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र को ले लिया। तो ये सोलेनॉइड का केंद्र बिंदु है, सेंटर है, यानी ये बिंदु है यहां पर ये। ठीक है, तो यहां से लेकर एंड तक, यहां तक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक समान होता है। तो ये हो गया एक समान है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एंड पर पहुंचते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अचानक घटकर मैक्सिमम का आधा रह जाता है, यानी जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी था वो एंड पर जाकर कितना हो जाता है, बी बाई टू। तो अब देखें यहां पर ये क्या है, हमारे पास मूल बिंदु है यानी केंद्र है। तो ये डिस्टेंस कितनी इधर, ये पूरी लेंथ कितनी मान लीजिए यहां से यहां तक की कितनी है, कैपिटल एल। तो ये क्या हमारे पास मूल बिंदु हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, प्लस एल बाई टू, और ये कितनी हुई, माइनस एल बाई टू। तो ये पॉइंट ले लिया हमने एक प्लस एल बाई टू पर जो इस एंड को बता रहा है, और ये ले लिया हमने यहां पर माइनस एल बाई टू जो इस छोर को या इस एंड को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ किया तो यह है यहां से यहां तक, यानी लगभग सोलेनॉइड के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये लाइन ऐसे रहेगी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कहां पर आएंगे, हम एंड के पास आएंगे, छोरों के पास आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड तेजी से घटकर कितना हो जाएगा, बी बाई टू, यानी इसका आधा, मी नॉट एन आई अपॉन टू। तो ये देखें यहां पर मी नॉट एन आई अपॉन टू, और ये मी नॉट एन आई अपॉन टू। तो ये तो था ग्राफ किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड और परिनालिका की लंबाई के बीच में।